दोस्तों, आईफल टावर दुनिया के जाने पहचाने स्ट्रक्चर्स में से एक है। अगर कहा जाए कि फ्रांस की पहचान आईफल टावर है तो गलत ना होगा। हर साल लाखों लोग आईफल टावर को देखने के लिए फ्रांस का रुख करते हैं। आईफल टावर को 1889 में तामीर किया गया था। फ्रांस उस साल फ्रेंच रेवोल्यूशन के 100 साल पूरे होने पर सेलिब्रेट कर रहा था। फ्रेंच हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इवेंट मुनक्किद कराने का प्लान बनाया, जिसको एक्सपोजिशन यूनिवर्सले का नाम दिया गया। इस इवेंट में कई 100 आर्टिस्ट ने हिस्सा लिया। इन्हीं आर्टिस्ट ने प्लान बनाया कि इस इवेंट की एंट्रेंस पर एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर तामीर किया जाएगा और यूं आईफल टावर की तामीर शुरू हो गई। मार्च 1889 में आईफल टावर का इफ्तिताह कर दिया गया। इसकी हाइट 1000 फीट है और आईफल टावर तकरीबन 40 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर बना रहा। लेकिन इस आर्ट पीस के साथ एक आदमी ने क्या किया वो बेहद हैरान कुन है। इस वीडियो में मैं आपको इसी आदमी के मुतालिक बताने जा रहा हूं जिसने आईफल टावर को ही बेच डाला था। इस चालाक आदमी को तारीख के सबसे बड़े कॉनमैन, बहरूपिये या फ्रॉडस्टर्स में से एक कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं विक्टर लस्टिग की। विक्टर लस्टिग 1890 में यूरोपियन मुल्क ऑस्ट्रिया के गरीब घर में पैदा हुआ था। हालांकि ये सारी जिंदगी लोगों को बताता रहा कि इसका बाप एक बहुत रईस आदमी था जिसके अपने कैसल्स यानी किले थे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था और बचपन से ही इसने अपना पेट भरने के लिए जुर्म का रास्ता चुन लिया था। दोस्तों, विक्टर एक बहुत ही होशियार आदमी था। ये लोगों को अपनी बातों में ऐसा चकरा देता था कि किसी को कानो कान खबर ना होती थी कि विक्टर एक फ्रॉड से ज्यादा कुछ नहीं है। कहते हैं कि इसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 50 रूप बदले। इसके पास दर्जनों जाली पासपोर्ट्स हुआ करते थे। इसको कई जबानें आती थीं, यहाँ तक कि आज भी इसकी असल पहचान एक मिस्ट्री ही बनी हुई है। अपनी जवानी में विक्टर एक अमीर बिजनेसमैन बनकर मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों में सफ़र करता था और वहाँ मौजूद असल में अमीर लोगों के साथ ताश खेलकर उनको लूटता था। इस आदमी को ताश पर अबूर हासिल था और ये जुआ खेलकर काफ़ी पैसे बना लेता था। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहरी जहाज़ों के कई रूट्स बंद हो गए और यूं विक्टर ने अब गलत तरीके से पैसे बनाने के लिए नए नए तरीके ढूंढना शुरू कर दिए। विक्टर इस दौरान कई बैंक्स को भी बेवकूफ़ बना चुका था और ये कई लॉ एजेंसीज की नज़र में आ गया था, लेकिन इसको इस बात की कोई फिक्र नहीं थी। 1925 में विक्टर ने एक ऐसा फ्रॉड किया कि इंसान हैरान रह जाए। इस आदमी ने आईफल टावर को ही बेच डाला। हुआ कुछ यूं कि 1925 में फ्रांस के एक अखबार में एक आर्टिकल छपा जिसमें बताया गया कि आईफल टावर को मेंटेन करने पर बहुत खर्चा आ रहा है और आईफल टावर की तामीर में कई नुक्स भी हैं जिनकी वजह से आईफल टावर पर हुकूमत के काफ़ी पैसे लग रहे हैं। इस आर्टिकल में यह भी कहा गया कि आईफल टावर को गिरा देना चाहिए। विक्टर उस वक्त फ्रांस में मौजूद था और छोटे मोटे फ्रॉड कर अपना गुजारा कर रहा था। इसने ये आर्टिकल पढ़ा तो इसके चालाक जहन में एक प्लान बन गया। विक्टर ने एक आलीशान होटल में एक कमरा बुक करवाया, फिर कहीं से हुकूमत के जाली पेन और पेपर का इंतजाम किया ताकि ये गवर्नमेंट का एक ऑफिसर लगे। इसके बाद इसने कुछ छोटे स्क्रैप मेटल डीलर्स को अपने होटल रूम में दावत दी। ये स्क्रैप मेटल डीलर्स लोहा और दूसरे मेटल्स कोड़ियों के दाम में खरीदते थे। विक्टर ने अपने आप को फ्रेंच हुकूमत का एक ऑफिसर जाहिर किया और इनको बताया कि कैसे आईफल टावर की मेंटेनेंस पर हुकूमत का बहुत खर्चा हो रहा है और फ्रेंच हुकूमत इसको गिराकर इसका मलबा बेचना चाह रही है। इसने इन डीलर्स को कहा कि क्योंकि आईफल टावर को इस तरह बेचने से लोग नाराज हो सकते हैं तो अभी इस बात को खुफिया रखा जा रहा है। इस मीटिंग के दौरान ये इन स्क्रैप डीलर्स में ऐसा बंदा तलाश कर रहा था जो आसानी से इसके जाल में फंस जाए और वो बंदा था आंद्रे पॉयसन। ये एक इनसिक्योर आदमी था जो अपने आप को फ्रांस की बिजनेस कम्युनिटी में मशहूर करना चाहता था। विक्टर ने जल्द ही इस आदमी से एक प्राइवेट मीटिंग अरेंज की और इसकी काफ़ी तारीफें की कि आईफल टावर के मलबे का असल हकदार आंद्रे ही है और इसको खरीदने के बाद ये पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। आंद्रे फौरन आईफल टावर के मलबे को खरीदने के लिए तैयार हो गया, लेकिन विक्टर यहाँ नहीं रुका। इसने आंद्रे को बताया कि इसको रिश्वत चाहिए और तभी ये आईफल टावर इसको बेचेगा। यानी ना सिर्फ मलबे के पैसे बल्कि अब रिश्वत के पैसे भी इसको मिलने वाले थे। विक्टर ने आंद्रे को दोनों हाथों से बेहद आसानी से लूट लिया। ये सारे पैसे मिलने पर फ्रांस से वापस ऑस्ट्रिया आ गया। इसको पता था कि आंद्रे शर्म के मारे पुलिस या किसी और को कुछ नहीं बताएगा कि उसके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, और ऐसा ही हुआ। आंद्रे ने शर्म के मारे किसी को कुछ नहीं बताया और विक्टर अपने नए शिकार की तलाश में लग गया। आईफल टावर को धोखे से बेचने के बाद विक्टर ने एक और बहुत बड़ा फ्रॉड किया।
اس فراڈ کو دی رومانین باکس کہتے ہیں۔ اس آدمی نے ایک نیا روپ بدلا اور ایک مشین بنانے کا دعویٰ کیا جس میں اگر پیسے ڈالے جائیں تو وہ ان پیسوں کو دگنا کر دے گی۔ اس نے رومانین باکس کا نام دیا۔ اس کے مطابق پیسوں کو ڈپلیکیٹ کرنے میں 6 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ یہ چلاک آدمی لوگوں کو بھروسہ دلانے کے لیے شروع میں ان کے پیسوں کو اس مشین کے اندر ڈالتا اور ان کو دگنا کر دیتا تھا۔ اس نے مشین کے اندر پہلے سے ہی پیسے رکھے ہوتے تھے۔ اس کے بعد جب لوگوں کو یقین آ جاتا تھا تو لوگ خوشی اس کو بھاری رقم دے دیا کرتے تھے۔ یہ ان کو 6 گھنٹے کے بعد واپس آنے کا کہہ کر غائب ہو جایا کرتا تھا۔ دوستو، یورپ میں بڑے بڑے فراڈز کرنے کی وجہ سے وکٹر کافی مشہور ہو گیا تھا اور پولیس اس کے پیچھے لگ چکی تھی، اور اسی لیے وکٹر بھیس بدل کر امریکہ آ گیا۔ یہاں اس نے امریکہ کے مشہور گینگسٹر ال کپون، جس کو اسکارفیس بھی کہا جاتا ہے، کو اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وکٹر ال کپون کے پاس ایک انویسٹر بن کر گیا اور اس نے اس کو پیسہ دگنا کر کے دینے کا وعدہ کیا۔ ال کپون بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے وکٹر کو $50,000 دے دیے۔ وکٹر جانتا تھا کہ وہ ال کپون کے پیسے لے کر کہیں بھاگ نہیں سکتا کیونکہ یہ پکڑا جائے گا اور مارا جائے گا۔ تبھی اس نے ایک انتہائی عجیب و غریب پلان بنایا۔ اس نے پیسے لے کر اپنے پاس رکھ لیے اور کچھ دنوں کے بعد یہ ال کپون کے پاس واپس گیا۔ اس نے ال کپون کو کہا کہ اس کی ساری انویسٹمنٹ ڈوب گئی ہے، لیکن یہ ال کپون کے $50,000 واپس کرنے آیا ہے جو اس نے اپنا سب کچھ بیچ کر اکٹھے کیے ہیں۔ ال کپون اس کی ایمانداری سے بے حد متاثر ہوا۔ وکٹر نے ال کپون کو کہا کہ اب اس کے پاس کھانے کے بھی پیسے نہیں بچے۔ ال کپون جیسا گینگسٹر بھی اس کی باتوں میں آ گیا اور اس نے وکٹر کو خوش ہو کر اس کی ایمانداری پر $5,000 انعام کے طور پر دے دیے، اور یہی دراصل وکٹر کا سارا پلان تھا۔ اس نے انتہائی چالاکی سے ال کپون سے $5,000 لے لیے، جو اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ لیکن دوستو، ہر جرم کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ وکٹر لسٹک بھی آخرکار پکڑا گیا۔ وکٹر دنیا بھر کی پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی نظر میں تھا، لیکن اس نے اتنے روپ اور ملک بدلے کہ اس کو پکڑنا انتہائی مشکل کام ہو چکا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس کی اپنی گرل فرینڈ نے پولیس کو وکٹر کے بارے میں اطلاع دے دی۔ اس کی گرل فرینڈ کو لگتا تھا کہ وکٹر اس کو کسی اور لڑکی کے لیے دھوکہ دے رہا ہے اور اس نے وکٹر سے بدلہ لیا۔ یوں دنیا کا سب سے بڑا کون مین وکٹر لسٹک 19 مئی 1935 کو نیو یارک میں گرفتار ہو گیا۔ گرفتار ہونے کے بعد بھی یہ چلاک آدمی پولیس کی حراست سے فرار ہو گیا۔ یہ 27 دن تک چھپا رہا، لیکن اس کو پولیس نے پھر سے پکڑ لیا۔ اس کو 15 سال جیل کی سزا سنائی گئی۔ یہ فراڈسٹر جیل کے اندر ہی مارا گیا تھا۔ دوستو، وکٹر جیسے کئی کون مین اور بہروپیے ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں۔ یہ لوگ کبھی پیسے ڈبل کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو کبھی جعلی انعامی سکیمز میں معصوم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی انٹرسٹنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔